पूरे के पूरे परिवार हम देख रहे हैं कि कभी-कभी इतना प्रताड़ित हो जाते हैं कि आत्महत्या तक कर लेते हैं। जिस तक सोचता हूँ हवस की दलदल में घुसा हुआ है, हवस का पुजारी बताया ने भी लाइव सुसाइड किया था। जन सेवक क्रांति पार्टी जिसका जन्म 2021 में हुआ था, उसकी पहली विचारधारा थी कि सही को सही और गलत को गलत कहना। आज जिस मुद्दे पे हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये बहुत ही गंभीर, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। मैं पुरुष हूँ, मैं भी खारिज किया गया, पुरुष को प्रताड़ित समझ, लेकिन ये सच है जो कि कड़वा है, मैं भी रुलाया गया। सबसे पहले तो जितने भी वरिष्ठ लोग हमारे मीडिया के साथी आज आए हैं, हम सभी का धन्यवाद करते हैं और सभी का स्वागत करते हैं। आज जिस मुद्दे पे हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये बहुत ही गंभीर, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और तकरीबन हर घर में, हर तबके में, समाज के हर कोने में इस चीज़ की बातचीत हो रही है। लेकिन सरकार में जब हम जाते हैं, हम लोग मिलते हैं लोगों से, उस लेवल पे कोई इसके ऊपर कोई कड़े कदम नहीं उठा रहा है। पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा मैं आपको पहले अपना बैकग्राउंड भी दे दूंगा। हमारी सेव इंडियन फैमिली मूवमेंट के अंदर हमारी तकरीबन 40 गैर सरकारी संस्थाएं हैं, 40 NGOs हम लोग काम कर रही हैं पिछले 18-20 साल से। 2005 से हम लोग काम कर रहे हैं सेव इंडियन फैमिली मूवमेंट के अंदर। 40 NGOs हैं दिल्ली में, पंजाब में, लखनऊ में, कानपुर में, आगरा में, मुंबई में, राजस्थान में, हर जगह पूरा देशव्यापी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग काम कर रहे हैं पिछले 20 साल से जो कानून के दुरुपयोग से प्रताड़ित पुरुष और उनके परिवार हैं, उनकी मदद के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे कानून जो बनाए इस मंशा से गए थे कि ये महिला सुरक्षा के लिए बनाए जा रहे हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए बनाए जा रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि इन कानूनों का बहुत ही वृहद स्तर पे दुरुपयोग हो रहा है और दुरुपयोग इस स्तर पे पहुंच चुका है कि पूरे के पूरे परिवार हम देख रहे हैं कि कभी-कभी इतना प्रताड़ित हो जाते हैं कि आत्महत्या तक कर लेते हैं। आपने देखा होगा दिसंबर की न्यूज़ है, अतुल सुभाष का केस। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से एक ये पढ़ा लिखा नौजवान इतना प्रताड़ित हुआ, उसके ऊपर झूठे केस कर दिए गए थे। हर महीने चक्कर काटता था कोर्ट कचहरी के, करप्शन को झेलता था और इसके पूरे परिवार को रोप इन किया गया था। और जब इसको लगा कि मेरी कोई सुनवाई नहीं है किसी भी स्टेज पे, इसने सुसाइड कर लिया। उसके बाद एक ये मानव शर्मा का केस आया था, ये आगरा से केस था। ये भी व्यक्ति शायद किसी कंपनी में काम करता था, इसने भी लाइव सुसाइड किया था। अब आप देखिए कि ये केसेस, उसके बाद हमने ये केस देखा जो कि बहुत हुआ था मेरठ में, सौरभ का, जिसमें उसकी पत्नी ने उसका मर्डर करके उसको ड्रम में डाल के उसकी लाश को डाल दिया। अब देखिए ये घटनाएं हम 20 साल से देख रहे हैं। 20 साल से हम देख रहे हैं कि आदमी सुसाइड कर रहे हैं, परिवार सुसाइड कर रहे हैं और परिवार टूट रहे हैं और एक समाज में एक अनरेस्ट सा माहौल है। मतलब पूरे समाज में, अगर हम, क्योंकि लोग आमतौर पे इस चीज़ पे बाहर निकल के बात नहीं करते, लेकिन घर घर में, गली गली में, कोने कोने में, घरों में ये चीज़ें चल रही हैं। हमारे देश में जो डिवोर्स रेट है बढ़ता जा रहा है, असहनशीलता बढ़ती जा रही है। आज की जो यंग जनरेशन है उनके लिए शादी का मतलब, रिलेशनशिप का मतलब बिल्कुल बदल चुका है। लेकिन ऐसे में हमारे कानून क्या कहते हैं? हमारे देश में जो कानून है वो जेंडर बायस कानून है। जेंडर बायस से मतलब ये है कि अगर एक पुरुष के ऊपर कोई क्रूअल्टी होती है, अगर एक पुरुष घरेलू हिंसा का शिकार होता है, एक पुरुष के साथ कोई प्रताड़ना होती है, तो कोई भी कानून उस पुरुष का संरक्षण नहीं करता। तो हमारी संस्था ये कहती है कि जो क्राइम है उसका कोई जेंडर नहीं होता। अगर आदमी ने क्राइम किया है आप उसको सजा दे रहे हैं, औरत ने क्राइम किया आप उसको सजा दीजिए। मतलब जब न्यायालयों के आगे और जो हमारे कानून है उसके आगे कोई जेंडर का मतलब नहीं होता। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो हमारा भारत का संविधान है, आर्टिकल 14 में बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि सबको कानूनी संरक्षण बराबर मिलना चाहिए। आर्टिकल 15 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोलता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड जेंडर। मतलब चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसी भी समाज के किसी भी कास्ट से आता हो,
उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अब ये जो कानून जब बनाए जाते हैं तो साफ तौर पे देखा जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन होती है। अभी हमने देखा 2023 में बीएनएस के कानून लागू किए गए। जब बीएनएस के कानून लागू किए गए थे, हमने सरकार के बहुत वरिष्ठ लोगों को जाके बोला था कि ये एक मौका है जो कानूनों में बदलाव लाने का, जो भी कानूनों में खामियां थी, जिस तरीके से इस तरह के मिसयूज हो रहे हैं, उसको आप बदलिए। लेकिन हमारे देश में एक महिला वोट बैंक को एक वोट बैंक की तरह देखा जाता है। जितने भी कानून बनाने वाले हैं वो इस दबाव में रहते हैं कि हम कुछ इस तरह का बदलाव कर देंगे तो शायद एक आउटरीच हो जाएगा सोसाइटी में। कोई बदलाव नहीं किया गया इन कानूनों में। आज भी जो 498A का कानून जो सबसे ज्यादा मिसयूज होता है, जिसको दहेज प्रताड़ना का कानून कहते हैं, वो 85 बीएनएस और 86 बीएनएस के तहत आ गया है। और जो हमारे रेप कानूनों का दुरुपयोग हो रहा था, आज हम जो देख रहे हैं कि धड़ल्ले से कोई भी वाद विवाद हो, चाहे नीचे पार्किंग को लेके कोई विवाद हो जाए, किसी के ऑफिस में कोई विवाद हो जाए, और जो उसके बाद हश्र ये होता है कि अगर एक महिला और पुरुष के बीच में विवाद है तो एक झूठा रेप का केस कर दिया जाता है। तमाम हमने रेप के केसेस देखे हैं जहां पर इनोसेंट लोगों के ऊपर झूठे रेप के केस कर दिए, उनको जेलों में डाल दिया गया, महीनों सालों तक उनकी बेल नहीं होती है, उनका करियर खराब हो जाता है, उनकी मान मर्यादा, उनकी प्रतिष्ठा, उनका पैसा, उनकी नौकरी सब खत्म हो जाती है। 10 साल कोर्ट कचहरी में ये लोग धक्के खाते हैं अपनी इनोसेंट साबित करने के लिए कि जी हमने ये क्राइम नहीं किया। और कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग जेलों में पड़े रहते हैं, और जब वो बाहर निकलते हैं तो खत्म हो चुके हैं, उनके परिवारों का भी उनके साथ नहीं होता। ऐसे तमाम जो यूथ है वो आज की डेट में मतलब हताश है, उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है। अब जब हमने इतने सारे केसेस देखे तो हमारी संस्था क्योंकि इस मुद्दे पे बहुत पहले से काम कर रही है, लेकिन ये मुद्दा मेन स्ट्रीम में अभी कुछ ही समय पहले आया, मेन स्ट्रीम में उठने लग गया। पहले हम देखते थे कि छोटे अखबारों में, रीजनल न्यूज में इस तरह की न्यूज आती थी कि आदमी ने सुसाइड कर लिया। मैं आपको कुछ न्यूज दिखाऊंगा कि आजकल जो बहुत ज्यादा, पत्नी ने सोते हुए पति पर डीजल डाल के उसकी आत्महत्या कर ली। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी कि कॉफी में जहर मिलाकर पत्नी ने पति को मार डाला था। पत्नी ने रात को सो रहे पति का गला दबाकर मारने की कोशिश करी। पत्नी ससुराल वालों की प्रताड़ना नहीं सही जा रही थी, ये लिखकर जहर खा लिया पति ने। तमाम इस तरह के केसेस रोज आ रहे हैं, पर हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? एक समाज के तौर पे, एक हेल्दी समाज के तौर पे हम लोग क्या कर रहे हैं? एक सरकार के तौर पे सरकार क्या कर रही है? तो हम लोगों ने एक देशव्यापी हम लोग एक आंदोलन करने जा रहे हैं, जहां पर पूरे देश से 19 अप्रैल 2025 शनिवार है, पूरे देश से लोग आ रहे हैं और दिल्ली में जंतर मंतर पे आंदोलन हो रहा है। हरियाणा और आसपास के राज्यों से हमें बहुत कॉल्स आ रही थी बहुत समय से कि आप लोग इसके लिए कुछ करिए। हम लोग PILs में काम कर रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे नए कानून आ रहे हैं। मैरिटल रेप के बारे में आपने सुना होगा, उसके लिए हम लोग PIL लड़ रहे हैं। और हम तमाम मिनिस्टर से, पार्लियामेंटेरियन से, लॉ मेकर से, सरकार में बहुत लोगों से मिले हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी था कि सड़क पे आके बताना कि कितनी बड़ी तादाद में लोगों के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है और समाज परेशान है, परिवार परेशान है, आत्महत्याएं हो रही हैं, तो मर्डर्स हो रहे हैं आज की डेट में। तो पूरे देश से 19 अप्रैल 2025 को जंतर मंतर पे एक देशव्यापी आंदोलन होने जा रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं सत्याग्रह फॉर मेन। सत्याग्रह हुआ था आज़ादी के लिए, लेकिन आज आदमी आज़ाद नहीं है अपने ही देश में, अपने ही परिवार में, क्योंकि उसको संरक्षण नहीं है। एक आदमी जिसने क्राइम नहीं किया उसको जेल में डाल दिया जाता है बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, ओनली स्टेटमेंट के बिना पे। तो इतने इनोसेंट लोग खत्म हो रहे हैं, इतने इनोसेंट परिवार खत्म हो रहे हैं। इसके लिए एक सत्याग्रह की जरूरत थी, देशव्यापी सत्याग्रह हो रहा। और उसने जो मेन हमारी जो डिमांड्स हैं, जो हम सरकार से जो मेन डिमांड्स कर रहे हैं, सबसे पहले हम ये डिमांड कर रहे हैं कि जो कानून है जेंडर न्यूट्रल हो। इन कानूनों में जहां पर पति और पत्नी, वाइफ और हस्बैंड लिखा होता है, वहां पे पर्सन लिखा होना चाहिए। हम दूसरे देशों की बात करते हैं, हम कहते हैं दूसरे देशों में बहुत इक्वालिटी है, दूसरे देशों में इस तरह से न्याय मिलता है। दूसरे देशों में कानून अलग नहीं होते, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो। आजकल लोग इतने जेंडर की बातें कर रहे हैं, सबके लिए कानून बराबर होते हैं। तो हस्बैंड और वाइफ की जगह लिखा होना चाहिए स्पाउस, और मैन और वुमेन की जगह लिखा होना चाहिए पर्सन।
ये होता है बराबरी। इस तरह के कानून, जेंडर न्यूट्रल कानून की हम डिमांड कर रहे हैं। दूसरी डिमांड हम ये कर रहे हैं कि हमारे कानूनों में ऐसे प्रावधान होने चाहिए कि अगर पाया गया कि किसी इनोसेंट व्यक्ति को फंसाया गया है, किसी इनोसेंट व्यक्ति के ऊपर झूठा केस किया गया है, तो कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान उसी सेक्शन में होना चाहिए। अगर रेप कानून है, रेप का झूठा केस किसी को करके और उसको 5 साल 10 साल जेल में रहना पड़ा, तो जिसने झूठा केस किया है उसको भी जेल होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये डेटरेंट्स नहीं होंगे तो ये चीज चलती रहेगी और समाज में जो हमारा यूथ है वो इन्हीं जंजालों में, कोर्ट कचहरी में फंसा रहेगा, जो कि एक्चुअली हमारे देश की प्रगति में काम करता, वो आज कोर्ट कचहरी के धक्के खा रहा है। तीसरी हमारी डिमांड ये है कि जिस तरह से महिला आयोग है, हमारे देश में 4 लाख करोड़ का जेंडर बजट होता है। ठीक है, अब जेंडर बजट तो सबके लिए होना चाहिए, सिर्फ एक जेंडर के लिए नहीं होना चाहिए। हमारे देश में हर चीज के लिए आयोग है, महिलाओं के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोग है, जानवरों के लिए आयोग है, पेड़ पौधे, अगर आप पेड़ भी काट ले तो एक आयोग बना हुआ है। तो हर चीज के लिए एक आयोग बना हुआ है। आदमी परेशान है, आदमी सुसाइड कर रहा है, कोई हेल्पलाइन नहीं है सरकार की तरफ से, कोई रिड्रेसल नहीं है, कोई ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है जहाँ पर एक आदमी अगर परेशान है, चाहे वो अपने परिवार में परेशान हो, चाहे अपने वर्क प्लेस पे उसके ऊपर कोई मतलब कोई झूठा केस करने की उसको धमकी दी जा रही हो, या किसी भी तरह की प्रताड़ना हो आदमी के लिए, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। हमारे देश में इतनी स्ट्रांग सरकार है, आदमी के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हमारी डिमांड है कि एक नेशनल कमीशन फॉर मेन, राष्ट्रीय पुरुष आयोग सरकार गठन करे, जिसमें इन चीजों के ऊपर शोध हो कि भाई क्यों इतने सुसाइड हो रहे हैं, क्यों आदमी का क्या प्रॉब्लम है, कानूनों में क्या प्रॉब्लम है, आदमी की जो मेंटल हेल्थ की स्थिति है, इतना प्रेशर है आदमी के ऊपर, उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम हो। तो एक सरकार की तरफ से राष्ट्रीय पुरुष आयोग का गठन, ये हमारी डिमांड है। कानूनों का दुरुपयोग रोका जाए, ये हमारी डिमांड है। कानूनों को जेंडर न्यूट्रल, और ये बहुत ही जस्टिफाइड डिमांड है। जनरली जब हम इस तरह की बात करते हैं तो कहा जाता है कि ये एंटी वुमेन बात कर रहे हो हमारे देश। देखिए, हम लोग कोई किसी भी तबके के अगेंस्ट नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि किसी के अधिकार आप छीन लो, हम ये कह रहे हैं कि आप एक तबके को अपलिफ्ट करने के लिए, उनकी एम्पावरमेंट करने के लिए, आप एक बहुत बड़ा सेक्शन है आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, आप उनको उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं, आप उनको उनकी लाशों के ऊपर बैठ के हम लोग सशक्तिकरण कर रहे हैं महिलाओं का। महिला सशक्तिकरण अच्छी बात है, लेकिन महिला सशक्तिकरण का ये मतलब नहीं है कि अगर एक आदमी इतना प्रताड़ित हो रहा है, कानून नहीं है, तो उनके लिए कानून ही ना बनाया जाए, उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म ही ना हो। तो जरूरत है सभी को साथ में जुड़ने की। ये आज के समय में बहुत ही रेलेवेंट मुद्दा है। घर घर में लोग, आदमी के अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो बाहर जाके बोल सके कि मेरे ऊपर झूठा केस है। उनको नौकरियों से निकाल दिया जाता है जब पता लगता है कि इसके ऊपर एक दहेज प्रताड़ना का झूठा केस कर रखा है, या किसी ने फर्जी केस रेप का कर रखा है। आजकल गिरोह चल रहे हैं जहां पर प्रॉपर्टी को ग्रैब करने के लिए झूठा रेप का केस लगा दिया। एक आदमी से कोई दुश्मनी निकालनी है तो उसके ऊपर झूठा केस लगा दिया। नया कानून आया एक सेक्शन BNS 69, अभी जब BNS 69 जो BNS के कानून है, उसमें यदि कोई महिला जाके ये बोल दे कि इन्होंने मुझे नौकरी का झांसा दिया था, इन्होंने मुझे प्रमोशन का झांसा दिया था और इस वजह से मैंने कंसेंट दिया, इमीडिएटली अरेस्ट हो जाएगा, 10 साल की सजा। आदमी कैसे प्रूफ करेगा आप अपना इनोसेंट? जब वो जेल चला जाएगा, जब उसको कोई सुनवाई नहीं है कोर्ट में, उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जाने का, तो वो कहाँ से अपना। तो इस तरीके से हमारे समाज में एक बहुत ज्यादा अनरेस्ट पैदा हो गया है, एक तरह का जेंडर वॉर पैदा हो गया है। मतलब एक मैन वर्सेस वुमन बन चुका है हर जगह पे, चाहे हम ऑफिस स्पेस में चले जाएं, चाहे हम किसी भी, इट हैज बिकम लाइक अ वॉर, कि आदमी एक है और औरत एक है और बीच में एक वॉर चल रही है। जबकि समाज के इस दोनों तबकों को एक साथ मिलके समाज को आगे बढ़ाना चाहिए, देश को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये कानून हमारे देश में ऐसे हैं जिनका एक बहुत रोल है। मैं आपको थोड़े से आंकड़े भी बताऊंगा, क्योंकि जो भी हम बात कह रहे हैं वो पूरे आंकड़ों पे बेस्ड है। 498 एक की अगर हम बात करें, जो दहेज प्रताड़ना के कानून है, पूरे मतलब पिछले एक साल में 2022 का NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े हैं, 1,40,000 केस हुए, ठीक है, दहेज प्रताड़ना के, जिसमें कि 1,10,000 आदमियों को अरेस्ट कर दिया गया। ठीक है, तकरीबन 95% जो है पुलिस जो है वो उनमें चार्जशीटिंग कर देती है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। सिर्फ ये बोल दिया जाता है कि इस परिवार ने,
चाहे उसमें बुजुर्ग हो, चाहे बूढ़े लोग हो, माताएं हो, बहनें हो, हस्बैंड की बहन है, हस्बैंड की मदर है, हस्बैंड की चाची है, भाभी है, सबके ऊपर इल्जाम लगा दिया जाता है। तो जो महिलाएं हैं वो भी अफेक्ट होती हैं। मैं आपको बताता हूँ 27,960 28,000 महिलाएं अरेस्ट हुई हैं। तो हम जब कानून के दुरुपयोग की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम किसी एक तबके के लिए बात कर रहे हैं। 28,000 महिलाएं जो हैं, जो माताएं थी, बहनें थी, उनको अरेस्ट कर लिया गया। और बाद में क्या पता लगा कि 95% से ज्यादा लोग जिनको जेलों में डाल दिया गया वो इनोसेंट थे। कोई ऐसा मामला नहीं था, आपसी रंजिश थी, घर में जो था आपसी वाद विवाद था और बोल दिया गया कि भाई इस परिवार ने दहेज मांगा है। जो कन्विक्शन रेट है 17% है। मतलब 17% जो है, जो पूरे 1,40,000 केस फाइल हुए, 17% केसों में कन्विक्शन हुआ है लोअर कोर्ट में। जब ये केसेस हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो ये लोग भी बरी हो जाते हैं। तो बहुत नेग्लिजिबल लोग हैं जो वाकई इसमें कन्विक्ट होते हैं। बाकी जितने लोग जेल गए वो इनोसेंट लोग जेल जा रहे हैं। रेप लॉस की मैं आपको बात करूं, 25,516 केस फाइल हुए 2022 में, कन्विक्शन रेट है 27%। मतलब जब आप झूठा केस फाइल कर देंगे, जेल करवा देंगे किसी को, साबित तो आपको कोर्ट में करना पड़ेगा कि झूठा केस था। एक आदमी 6 महीने, साल, 2 साल जेल में रहा, बाद में उसकी बेल हो गई, कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाया, उसकी नौकरी चली गई, उसकी मान मर्यादा चली गई। 27% है कन्विक्शन रेट। और ये 27% में मैं आपको बताऊं, इसमें आधे तकरीबन 40 से 45% जो रेप के मामले हैं वो कौन से मामले हैं? जहां पर आपसी रजामंदी से संबंध था, रिलेशनशिप था। आज की डेट में हम देख रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप चल रहा है, अदर रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। इस तरह हमारा समाज बहुत आगे बढ़ गया। इस तरह के रिलेशनशिप में संबंध बने, आपसी रजामंदी से संबंध बने। जब वो संबंध टूटे तो लड़की ने जाके बोला कि ये मेरा रेप कर रहा था, मेरा कंसेंट नहीं था, क्योंकि मैंने सोचा था कि ये शादी करेगा इसलिए मेरा। तो 40 से 50% केसेस तो जो रेप के केसेस हैं, ये केसेस हैं जहां पर आपसी रजामंदी से केसेस हो रहे हैं। हमारे पास अभी रिसेंटली मेरे को एक कॉल आई थी, एक लड़की और लड़का जिनका संबंध था, 19 साल का लड़का था और 18 साल से थोड़ी कम लड़की थी, जो कि आम बात है आज के समाज में, कॉलेज में, स्कूल्स में संबंध हो रहे हैं। अब लड़का लड़की की जो फैमिली थी वो एग्री नहीं थे इस संबंध से, लड़का लड़की घर से चले गए। अब जब वो घर से चले गए, बाद में उनको पकड़ के लाया गया, लड़की वालों ने 19 साल की लड़की के ऊपर रेप का केस लगा दिया, जबकि आपसी संबंध, आपसी रजामंदी से वो लोग गए थे, उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए थी। अब वो जेल में चला गया, ये देहरादून का केस है, जेल में चला गया 19 साल का लड़का, उसके फादर को अटैक हुआ, उसके फादर की डेथ हो गई, परिवार बर्बाद हो रहे हैं। हमें लगता है कि ये बहुत छोटा इशू है, हमें अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये इशू कब हमें अफेक्ट कर जाएगा, हमारे परिवार को अफेक्ट कर जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। मैं आपको सुसाइड के आंकड़े देता हूँ। 2022 में 1,70,000 सुसाइड हुए टोटल इंडिया में। बहुत बुरी बात है सुसाइड होना। हमारे देश में जितने सुसाइड होते हैं, पूरे वर्ल्ड में इतने सुसाइड नहीं होते। हमारा देश वर्ल्ड का सुसाइड कैपिटल बन चुका है। बहुत ही दुखद बात है। इन सुसाइड में 1,14,000 पुरुष थे। मतलब 75%, तकरीबन 70 से 75% जो सुसाइड है वो पुरुष कर रहे हैं। हालांकि हम बोलते हैं कि पैट्रियार्कल सोसाइटी है ये, लेकिन 70% पुरुष आत्महत्याएं कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि जो ये जो आत्महत्याएं हुई हैं, इसमें 9,000 आदमी हैं, 4,33,000 महिलाएं हैं। आदमियों के जो सुसाइड है महिलाओं के सुसाइड से 2.8%, 2.8%, तकरीबन 3 गुना ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं आदमी। कुछ प्रेशर होगा उनकी लाइफ में, कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होगी, कानूनों के जो जिस तरह के हम ये केसेस देख रहे हैं, कानूनों का इसके अंदर कोई ना कोई वो होगा। फैमिली और डोमेस्टिक प्रॉब्लम, जो घरेलू प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सबसे बड़ी वजह है। 33% जो सुसाइड हो रहे हैं वो फैमिली प्रॉब्लम की वजह से हो रहे हैं। ये एनसीआरबी का सरकारी आंकड़ा है। और लव अफेयर, मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम, जिन मुद्दों के ऊपर हम काम कर रहे हैं, उन सबको मिला दे तो 50% तकरीबन सुसाइड जो है वो आदमी इन मुद्दों की वजह से कर रहे हैं। हर 4.5 मिनट में एक आदमी इस भारत में सुसाइड कर रहा है। अगर हमें आप देखिए आधा घंटा हो गया है तो 10 लोग सुसाइड आदमी कर चुके हैं। तो ये मुद्दा ऐसा है कि जिसके बारे में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आम जनता तक पहुंचाना, जन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कानून बनाने वालों को, पॉलिसीज बनाने वालों को पता लगे कि सिर्फ वोट लेना की बात नहीं होती।
आपने आगे आके समाज के लिए काम भी करना है, परिवारों के लिए काम भी करना है। हम लोग एक हेल्पलाइन चला रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई हेल्पलाइन नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है सरकार की तरफ से। 10 साल पहले हमने एक हेल्पलाइन शुरू करी थी जो कि ऑल इंडिया हेल्पलाइन फॉर मेन इन डिस्ट्रेस है। इकलौती हेल्पलाइन है इंडिया में जो कि पूरे देश को कवर करती है। 8882498498 हमारी हेल्पलाइन का नंबर है। अब हमारी हेल्पलाइन को कोई सरकारी सपोर्ट नहीं है, कोई कॉर्पोरेट सपोर्ट नहीं है, कुछ लोग मिलके इसको अपने पैशन से चला रहे हैं। हमारे को हर महीने 3,500 से 4,000 कॉल्स आती हैं हर महीने, जहाँ पर लोग प्रताड़ित हैं, परिवार परेशान है, माओ के फोन आ रहे हैं कि मेरा बेटा परेशान है क्योंकि उसकी शादी में प्रॉब्लम आ गई है, अब उसको धमकियां दी जा रही हैं। कोई फोन आ रहा है कि हमारे पर झूठा रेप केस करने की धमकी दी जा रही है। कोई लोग फोन आ रहे हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे। 3,500 से 4,000 कॉल्स हमारी हेल्पलाइन पे हर महीने आती हैं। पिछले 10 साल में हमारे को 4.2 लाख 4.2 लाख कॉल्स हमारी हेल्पलाइन पे आई हैं। आप देखिए गवर्नमेंट के बिना हम लोग हेल्पलाइन चला रहे हैं और इतनी कॉल्स आ रही हैं। मैक्सिमम कॉल्स दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से आ रही हैं। तकरीबन पिछले एक साल में 5,000 कॉल 4859 कॉल्स हमारी दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के एक्सटेंशन पे आई हैं। तो आप इन चीज़ों से, इन आंकड़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोई, कहा जाता है कि 1-2 केस हैं, कुछ जगहों पे ऐसा हो रहा है, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। हजारों में, लाखों में आत्महत्याएं हो रही हैं, हजारों में झूठे केस फाइल किए जा रहे हैं। सरकारें इसके ऊपर चुप्पी साधे बैठी हुई हैं। पॉलिसीज बनती हैं, कानून बनते हैं, उसमें हमें इग्नोर कर दिया जाता है। आदमी जब जाके वोट देता है, वो धर्म के नाम पे वोट देता है, वो अपनी कम्युनिटी के नाम पे वोट देता है, वो ये नहीं वोट देते वक्त जो सवाल करता है कि भाई कानून नहीं है, अगर कल को मेरे ऊपर झूठा केस कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा। अब समय आ गया है आंदोलन करने का, सत्याग्रह हम कर रहे हैं। हम सभी से आग्रह करते हैं, सभी से आह्वान करते हैं कि आप इसको सपोर्ट कीजिए। जितने भी लोग दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा में बहुत से लोग आ रहे हैं, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, हम आप लोगों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, मैं सभी को कहूंगा कि आप आइए, जुड़िए। अगर किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम है तो हमारी जो हेल्पलाइन है, हम कोई पैसा नहीं लेते, हम किसी से एक पैसा चार्ज नहीं करते। 8882498498 पे आप कॉल कर सकते हैं। किसी पे कोई झूठा केस हो रखा है, किसी को कोई अवसाद है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करके फ्री में मदद कीजिए। इस आंदोलन से जुड़िए। 19 अप्रैल 2025 शनिवार जंतर मंतर सुबह 10 बजे कृपया करके सभी हमारा साथ दीजिए। ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। हमने तो बहुत कुछ देख लिया सोसाइटी में, आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो सफर ना करे, वो अतुल सुभाष ना बने, वो पुनीत खुराना ना बने। हमारा बस यही मंशा है। और बहुत सारे संगठन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनशक्ति पार्टी, जहाँ पर आज हम बैठे हुए हैं, इन लोगों ने जब ये देखा कि हम लोग इस तरह का काम कर रहे हैं तो इन लोगों ने भी हमें समर्थन किया। इस तरीके से सिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वो सामने आए हैं। लघु उद्योग भारती सामने आए हैं हमारे को सपोर्ट करने के लिए। धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, और पहले जो लोग बात नहीं करते थे, धीरे धीरे लोग बात करने लग गए हैं इन मुद्दों के ऊपर। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। मैं जनता को यही कहना चाहूंगा कि ये मुद्दा सभी के साथ जुड़ा हुआ है, आने वाली पीढ़ियों के साथ जुड़ा हुआ है, तो कृपया करके इसको सपोर्ट करें। सोशल मीडिया पे सपोर्ट करें, ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट करें। हमसे अगर कुछ मदद आपको चाहिए तो आप हमें संपर्क करें। धन्यवाद। सभी पत्रकार बंधु जो हमारे बीच आज उपस्थित हुए, उपस्थित हो पाए कोई बात नहीं। कुछ साथी हमारे लेट पहुंचे, फिर भी उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई किसी तरीके अपने बिजी शेड्यूल से। आप सबका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि शॉर्ट नोटिस में सब कुछ मैनेज हुआ। अमित लखानी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो SFF से हैं, सेव फैमिली फाउंडेशन की तरफ से, जिन्होंने बताया कि 19 तारीख को ये सत्याग्रह, जो कि एक बहुत बड़े मंच पर सजने जा रहा है, कि सच में समाज को एक जेंडर न्यूट्रल लॉ की जरूरत है, एक ऐसी चीज की जिससे सारे पुरुष आज खुद को प्रताड़ित समझ रहे हैं। तो इसी बात को समर्थन देने के लिए, इसी बात को एक पॉलिटिकल पार्टी इस रूप से रखने के लिए कि आप अकेले नहीं हैं, आपकी इस पहल में हम आपके साथ हैं। और बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जन सेवक क्रांति पार्टी, जिसका जन्म 2021 में हुआ था, उसकी पहली विचारधारा थी कि सही को सही और गलत को गलत कहेंगे, और ना सिर्फ कहेंगे बल्कि सही करने का प्रयास भी करेंगे।
तो ये एक प्रयास जनसेवक क्रांति पार्टी का कि अमित लखानी जी की आज बात बिल्कुल सही है कि 19 तारीख को जो सत्याग्रह है वो होना जरूरी है, ये जेंडर इक्वलिटी लॉ आना जरूरी है। इसी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे जनसेवक क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फाउंडर भाई अंकित अलग का, जो आपको संबोधन भी करेंगे और भाई अमित लखानी को एक रिटर्न लेटर देके अपना समर्थन भी देंगे। तो मैं बुलाना चाहूंगा भाई अंकित अलग जी को। मेरे पत्रकार साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए, और मैं धन्यवाद करूंगा अमित लखानी जी का, जो भारतीय बचाओ परिवार सेविंग फैमिली के अध्यक्ष हैं। एक अनोखी पहल पिछले 20 सालों से इन्होंने चलाई है, मैंने बड़ा करीब से देखा है। तो जब ये मैं नाम देखता हूँ पुरुष, तो मुझे एक पीड़ित पुरुष की पंक्ति याद आती है कि मैं पुरुष हूं, मर्दानगी की सूली पर चढ़ा हूं, कठोर हूं, निर्मम हूं, निर्भय हूं। मैं कुछ इस तरह ही तो बोला, मैं पुरुष हूं, मैं भी खारिज किया गया, कभी बेटा नालायक, कभी पति निकम्मा, कभी पिता नाकाबिल बताया गया। मैं पुरुष हूं, बस जिस्म तक ही सोचता हूं, हवस की दलदल में धंसा हुआ हवस का पुजारी बताया गया। मैं पुरुष हूं, मुझसे दर्द का क्या रिश्ता है। मैं पुरुष हूं, मैं पत्थर हूं, मुझसे आंसुओं का क्या वास्ता। लेकिन ये सच है जो कि कड़वा है, मैं भी रुलाया गया। मैं पुरुष हूं, मैं भी ये सोचता हूं कि मेरे अंदर भी पानी बहता है, मेरे अंदर भी दर्द रहता है। और आज मैं दर्द कहता हूं, दर्द लिखता हूं, और एक पुरुष होने के नाते, जनसेवक क्रांति पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते एक नैतिक जिम्मेदारी के साथ जिस प्रकार पिछले 4 सालों से हम जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों के लिए समानता की मांग करते हैं, लोगों के लिए हक की मांग करते हैं, उसी तरह हम भारत के परिवारों को बचाने की और सेव इंडियन फैमिली को समर्थन देते हुए हम लोग भारत सरकार से पुरुष आयोग की मांग करते हैं, जिस प्रकार महिला आयोग। आप देखेंगे कि समाज में जब हम जाते हैं, हर दूसरे घर कला कलेश है। हमारे पास दूसरे परिवार आते हैं, सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे घर में लड़ाई किस बात की है, मियां बीवी की। और हमारा देश एक संविधान से चलता है, उसमें कानून लिखे गए हैं, उन कानूनों का सदुपयोग किया जाता है किसी चीज को ठीक करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य कि आज उन विशेष कानूनों का दुरुपयोग भी किया जाता है। लेकिन मैं फिर ये बात कहता हूँ, जिस प्रकार हम महिलाओं के अधिकार की रक्षा करते हैं, महिलाओं के लिए मांग करते हैं, क्योंकि महिलाओं के साथ भी अत्याचार होता है, लेकिन ये देश न्याय समानता पे चलता है, संविधान पे चलता है। हम पुरुषों के लिए चाहते हैं उनके अधिकार की रक्षा हो, उनके लिए कानून जो बने हैं उनका दुरुपयोग ना। हर दूसरा पुरुष पीड़ित, पत्नी के साथ कुछ होता है तो वो महिला आयोग में जाती है, अगर पुरुषों के साथ कुछ हो तो वो कहाँ जाए। इस देश का दुर्भाग्य है, जानवरों के लिए भी मंत्रालय बना हुआ है, जानवरों के लिए भी आयोग। क्या पुरुष जानवरों से बदतर है? नहीं। तो मैं उनकी पूरी नैतिक जिम्मेदारी के साथ जनसेवक क्रांति पार्टी की ओर से भाई अमित लखानी जी को और इनकी पूरी टीम को समर्थन देता हूं, और ये इनको एक विश्वास दिलाता हूं कि 19 अप्रैल को हमारी पूरी टीम इनके सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेगी, और हम भी केंद्र सरकार से, हम भी सांसदों के पास जा करके पुरुष की मांग करते हैं।